नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य के समस्त छात्रों को आज़ाद संस्थान की तरफ से अग्रिम परीक्षाओं की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे लगातार पिछले 2-3 दिनों से बात हो रही थी कि आपकी एक कक्षा जो है वो शेड्यूल्ड की जाएगी रात्रि 11 बजे, और इस दौरान आप करंट अफेयर्स को देखेंगे। विशेष रूप से इसमें हम पिछले 1 वर्षों के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि जो करंट अफेयर्स का हमारा ये प्रोग्राम था, हमने बात किया था लाइव सेशन, ठीक है। तो लाइव सेशन इसलिए हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर्स आपको मिलेगा इसी समय पर मिलेगा, जो आपका निर्धारित समय है 11 बजे, रात्रि 11 बजे ही मिलेगा। लेकिन ये जो सेशन होगा ये आप कह सकते हो प्रीमियर होगा, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करके हम रखेंगे, ठीक है। क्योंकि वाइट बोर्ड पे उतनी अच्छी चीज़ें हो नहीं पाती थी। साथ ही साथ यह भी समस्या थी कि मान लीजिए क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी, नेट की कोई प्रॉब्लम हो, क्लास बाधित ना हो किसी प्रकार से, तो इसलिए इसको जो है, जो ये कक्षा है आपकी, विशेष रूप से इसको शेड्यूल्ड करके रखा जाएगा और प्रीमियर आपका ये चलेगा। और इसमें आप चीज़ों को देखेंगे, जो इससे संबंधित डाउट होगा, जो भी आपका डाउट होगा, मान लीजिए कक्षा में 10 फैक्ट बताए गए, इनमें से कहीं भी आपको कोई डाउट है तो उसके लिए कक्षा के तुरंत बाद, जैसे ही आपकी कक्षा समाप्त होती है, मान लीजिए आधे घंटे की कक्षा है, जैसे ही समाप्त होती है तो आपका जो फेसबुक पेज है, आपके नाम से फेसबुक पेज है, आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के नाम से फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज पर लाइव रहेंगे और उस फेसबुक पेज पर हम अपनी चर्चा करेंगे। जो भी आपके डाउट होंगे उस सेशन से संबंधित, उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो उस कक्षा में पढ़ाया जाता है उससे संबंधित यदि कोई डाउट है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अतिरिक्त चीज़ों के लिए आपको दूसरा सेशन मिलेगा, ठीक है। तो प्रत्येक दिन कक्षा के बाद 10 से 15 मिनट का एक डाउट सेशन आपके साथ होगा, वहाँ पर आप अपनी चीज़ों को रख सकते हो, जो भी आपकी मांग है वहाँ पर आप रख सकते हो। तो आज शुरुआत करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक टॉपिक मैंने आज उठाया है और एक टॉपिक की ही चर्चा करेंगे, और 10 से 15 मिनट की चर्चा है। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं और मैं चाहूँगा कि उनको आप डिटेल में अध्ययन कर लें, ठीक है। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की, ठीक है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की हम बात करने वाले हैं क्योंकि आप जान रहे हो कि उत्तर प्रदेश में है चुनाव, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जिसके चलते प्रधानमंत्री और अन्य जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनकी गतिविधियां इन क्षेत्रों में बढ़ गई हैं। बढ़ने के साथ साथ नई नई योजनाएं का शिलान्यास किया जा रहा है, नए नए योजनाओं की घोषणा की जा रही है। तो उससे संबंधित फैक्ट आपको पता होना चाहिए, उससे संबंधित जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो इसी से सबसे पहले हम देख रहे हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। और मैं चाहूँगा कि साथ साथ आप नोट्स इसका बनाते चलें, नोट्स ज़रूरी है, सप्ताह में एक दिन नोट्स भी आपके चेक किए जाएंगे। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की हम बात कर रहे हैं, और सबसे पहले आपको बता दें कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जो आकार है, ये इसका आकार दिया गया क्योंकि शिवलिंग का आकार इसको दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए यदि कभी आकार के बारे में पूछे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि रुद्राक्ष के 108 स्टील के दानों का प्रयोग इसको बनाने में किया गया है, 108 दानों को भी इसमें रखा गया है। तो ये आपका हो गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक प्रोग्राम था काशी को क्योटो बनाने का, बोला जा रहा था काशी को हम क्योटो बनाएंगे। तो जो काशी को क्योटो बनाने का प्रोग्राम था, उसी के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है, उसी के अंतर्गत, उसी योजना के अंतर्गत रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। अब काशी से क्योटो की बात हो रही थी, निश्चित रूप से सहयोगी देश इसमें कौन था? सहयोगी देश इसमें था जापान। तो कहने का मतलब है कि इसको जापान की सहायता से बनाया गया है, जापान ने इसमें मदद की है, जिसके बाद इसको बनाया गया है। और इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि हाल ही में 16 से 18 नवंबर के बीच यहाँ पर एक महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका नाम था काशी उत्सव। और इस काशी उत्सव का जो आयोजन था, ये इसी रुद्राक्ष सेंटर में किया गया था, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक हमारी संस्था आती है, संस्था का भी नाम पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन 16 से 18 नवंबर के बीच यहाँ पर हुआ था। अब अभी आपने देखा कि यहाँ पे सहयोगी जो देश है वो है जापान। जापान की सहायता से हमने इसको बनाया है। तो सबसे पहले जापान के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की जो मुद्रा है वो बोलते हैं एन, जापानी एन।
यहाँ की जो संसद है उसको बोलते हैं डाइट, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। फूमियो किशिदा ये जापान के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होगा कि पिछले दिनों आपको जापान में एक नया युग शुरुआत हुआ था, किसकी? रीवा युग शुरू हुआ था। जापान में भी चल रहा है रीवा युग, ठीक है। और इसमें जो सम्राट हैं वो है नारुहितो। जब जापान में कोई नया सम्राट शासन पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है, तो उसके द्वारा एक नए युग की शुरुआत की जाती है। और नारुहितो जैसे ही शासन सत्ता जो है अपने हाथ में इन्होंने लिया, तो यहाँ से रीवा युग की शुरुआत हुई। इससे पहले जो युग यहाँ पे चल रहा था उसको बोलते थे हीसेई युग। हीसेई युग जो यहाँ पे चल रहा था, ये चल रहा था वर्ष 1989 से। वर्ष 1989 से चल रहा था हिसोई युग। और इस समय जो सम्राट थे उनका नाम था अकिहितो, सम्राट अकिहितो। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिक, ठीक है। वैसे प्रश्न नहीं बनेगा लेकिन जानकारी हमें होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न बने वही हमें पता होना चाहिए, किसी ना किसी दृष्टि से ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो जापान के साथ हम करते हैं कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास, जैसे शिनयू मैत्री सैन्य अभ्यास हम जापान के साथ करते हैं। इसके साथ साथ आपने सुना होगा धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास भी हम इनके साथ करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मालाबार सैन्य अभ्यास होता है, ये भी हम इसमें भी जापान शामिल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका हो गया शिनयू मैत्री, धर्म गार्डियन और मालाबार, जो कि हम इनके साथ सैन्य अभ्यास करते हैं। अब जापान की जब हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट अब शुरू हो रहा है, ध्यान देना है। जापान 4 द्वीपों पर विस्तारित देश है। कौन कौन से द्वीप? होक्काइडो, दूसरा आता है होन्शु, तीसरा आपका आता है शिकोको और चौथा आपका आता है क्यूशु। इनका इसी तरह से क्रम याद रखिएगा, ये उत्तर से दक्षिण के क्रम हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये उत्तर से दक्षिण इनका क्रम है। पहला होक्काइडो, दूसरा होन्शु, तीसरा शिकोको और चौथा है क्यूशु। ये 4 द्वीप हैं और पूरा का पूरा जापान इन्हीं 4 द्वीपों पर विस्तारित है। अब इसमें यदि आप बात करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे शहर हैं जापान के। जैसे मैं एक एक करके नाम लिख रहा हूँ। क्योटो शहर आपने सुना होगा, पूछा जाता है क्यों महत्वपूर्ण है, अभी मैं बताऊंगा साथ ही साथ। दूसरा आपने सुना टोक्यो शहर के बाद आपने सुना होगा हिरोशिमा के बाद आपने सुना होगा नागासाकी के बाद आपने सुना होगा ओसाका। और ये सभी जो शहर हैं इनसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ओसाका के बाद आपने सुना होगा सेंदई शहर भी जापान में है। सेंदई के बाद आपने सुना होगा नागोया भी जापान में है। और इसके साथ साथ आपने सुना होगा याकोहामा, ये भी जापान में है। याकोहामा के साथ आपने सुना होगा मिनीमाता शहर भी जापान में है। और मिनीमाता के साथ साथ आपने सुना होगा फुकुशिमा भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी जापान में है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इनके जो शहर हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किस दृष्टि से? पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कैसे पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है? आपने पर्यावरण के अध्ययन के क्रम में पढ़ा होगा क्या? मिनीमाता कन्वेंशन, नागोया प्रोटोकॉल, सेंदई फ्रेमवर्क समझौता, इसके बाद आपने सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो समझौते हुए हैं, पारे मरकरी से संबंधित जो समझौते हुए हैं, बहुत सारे ऐसे समझौते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की दृष्टि से जो जापान में हुए हैं। और उनका जो नाम है वो जापान के शहरों के नाम पर रखा गया है। तो जब जापान के शहरों की बात आप करोगे तो आपका कहीं ना कहीं पर्यावरणीय दृष्टि से जो आपके लिए महत्वपूर्ण समझौते हैं वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको रास्ता दिखा दिया हूँ, उससे जाके आपको डिटेल में पढ़ना है। जैसे सबसे पहला आपका आता है क्योटो शहर। क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौता हुआ है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौता यहाँ पे हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि क्योटो प्रोटोकॉल जाकर पूरा पढ़ लें। टोक्यो क्यों महत्वपूर्ण है? टोक्यो यहाँ का राजधानी शहर है। हिरोशिमा और नागासाकी
आप जानते हो कि यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था और तिथि थी 6 अगस्त की। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था, नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। जो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था, इसका नाम कई बार पूछा जाता है। इसका नाम है लिटिल बॉय, इसका नाम याद रखिएगा, लिटिल बॉय। इसके बाद जो नागासाकी शहर है, यहाँ पे जो परमाणु बम गिराया गया था, इसका नाम था फैट मैन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, फैट मैन और लिटिल बॉय क्या हैं? ये दोनों परमाणु बम थे जो कि जापान के शहरों पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराए गए थे। ओसाका मैंने क्यों लिखा? ओसाका एक शहर का नाम है और जापान की एक मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नाओमी ओसाका। तो कई बार नाम देके पूछ लिया जाता है कि नाओमी ओसाका किस देश की खिलाड़ी हैं? बहुत ही महान टेनिस की खिलाड़ी हैं, वैश्विक स्तर पर टॉप 10 की जो खिलाड़ियों की सूची है उसमें ये शामिल हैं। इसके बाद अगला आता है सेंदई। सेंदई फ्रेमवर्क समझौता आपने सुना होगा। सेंदई फ्रेमवर्क समझौता जो था वो आपदा न्यूनीकरण से संबंधित एक समझौता है। नहीं पढ़ा है, आपके पास कोई भी इन्वायरमेंट की बुक होगी, जाकर पढ़ लीजिएगा। सेंदई समझौता ये आपदा न्यूनीकरण से संबंधित समझौता था, सेंदई शहर में हुआ था, इसीलिए इसका नाम सेंदई के नाम के आधार पर रख दिया गया। इसके बाद आपने सुना होगा नागोया प्रोटोकॉल, अक्सर सुना होगा, यदि आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा निश्चित रूप से जानते होंगे। आनुवांशिक संसाधनों पर सबकी समान पहुंच और जैव विविधता को संरक्षण को लेकर यह समझौता किया गया था जिसका नाम था नागोया, और ये नागोया में हुआ था, नागोया शहर में, इसलिए इसका नाम रख दिया गया था नागोया प्रोटोकॉल। इसके बाद आप देख रहे होंगे इसमें याकोहामा, याकोहामा एक इनका प्रमुख शहर है इसलिए मैंने लिख दिया। लास्ट में एक है मिनीमाता। मिनीमाता कन्वेंशन आपने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारे और मरकरी से संबंधित यहाँ पे समझौता हुआ था, ठीक है, उसके उपयोग से संबंधित समझौता हुआ था, किस प्रकार से उसको प्रतिबंधित किया जाए, इससे संबंधित समझौता हुआ था। तो मिनीमाता कन्वेंशन भी आपको याद रखना है, डिटेल में पढ़ लेना है, जिम्मेदारी आपकी है। यदि नहीं मिलता है, आपकी पुस्तकों में नहीं मिल पाता है, तो आपके साथ जब डाउट सेशन होगा उसमें आप बताइएगा, निश्चित रूप से आपको जानकारी दी जाएगी। अगले सेशन में इनके बारे में डिटेल से हम लेकर आएंगे। अब यहाँ पे बचा हुआ है एक नाम, फुकुशिमा। फुकुशिमा क्यों महत्वपूर्ण है? जापान में एक ट्रेजेडी हुई थी, एक आपदा आई थी, आप कह लीजिए, किससे संबंधित थी? आप जानते हो यहाँ पे परमाणु हादसा हुआ था फुकुशिमा में, इसलिए फुकुशिमा शहर महत्वपूर्ण है। ये तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से शहरों से जुड़े हुए समझौते हुए हैं। दूसरी तरफ हमें क्या जानना है कि ये जो शहर हैं ये किस द्वीप पर स्थित हैं, क्योंकि 4 द्वीप आपने देख लिया, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम है। इनमें जो सबसे बड़ा द्वीप है ये आपका आता है होन्शु द्वीप, और जापान के ज़्यादातर जो शहर हैं ये होन्शु द्वीप पर स्थित हैं। होन्शु द्वीप, जितने शहरों के मैंने नाम लिखे हैं इनमें से ज़्यादातर होन्शु द्वीप पर स्थित हैं। जो होन्शु द्वीप पर नहीं है उसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, जैसे नागासाकी है। नागासाकी यदि हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है क्यूशु द्वीप पर, ठीक है, क्यूशु द्वीप जो सबसे दक्षिणी द्वीप है उस पर देखने को मिलता है। इसके बाद आपका आता है, अगला जो आता है मिनीमाता। मिनीमाता आपको देखने को मिलेगा होक्काइडो द्वीप पर, जो सबसे उत्तरी द्वीप है, यह आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होगा जापान में एक पर्वत भी है जिसको बोलते हैं माउंट फूजी। माउंट फूजी कहाँ पे है? माउंट फूजी भी जो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। बाकी के सभी शहर जैसे क्योटो हो गया, टोक्यो हो गया, हिरोशिमा हो गया, सेंदई हो गया, ओसाका हो गया, नागोया, याकोहामा, फुकुशिमा, ये सभी के सभी शहर जो हैं ये होन्शु द्वीप पर स्थित हैं। आपसे प्रश्न बन सकता है कि जापान की जो राजधानी है टोक्यो वो किस द्वीप पर स्थित है, तो आपको बताना है होन्शु द्वीप पर। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इनका क्रम पता होना चाहिए, चारों का उत्तर से दक्षिण क्रम पता होना चाहिए। साथ ही साथ इन 4 शहरों के बारे में, क्योटो, नागोया, मिनीमाता और सेंदई, इनसे संबंधित जो चारों समझौते हुए हैं वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए, इनकी तिथियां भी याद होनी चाहिए। यदि नहीं मिलता है आपके पास, आपने नहीं पढ़ा है, नहीं मिल रहा है प्रयास करने के बाद, तो आप बताएंगे, निश्चित रूप से आपकी मदद की जाएगी। अगले कक्षा में इससे संबंधित जानकारी आपको मैं दूंगा, लेकिन पहले प्रयास करना है। यदि आप प्रयास नहीं करोगे फिर तो जानकारी नहीं मिलेगी, प्रयास करना है, ठीक है।
अब बात हो रही थी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की, कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है इसकी आधारशिला वाराणसी में रखी गई थी और ये बनकर अब तैयार हो गया है। अब आपको बता दें, पिछले दिनों वाराणसी में ही एक क्रूज सेवा शुरू हुई थी। इसका नाम था अलकनंदा क्रूज सेवा, अलकनंदा क्रूज सेवा। और जो अलकनंदा क्रूज सेवा शुरू हुई थी ये 2 स्थानों को जोड़ती थी। किसको? बनारस में है रविदास घाट, संत रविदास घाट से ये चलती थी फेरी और ये जाती थी चुनार फोर्ट तक। तो ये भी याद रखना है, चुनार फोर्ट और रविदास घाट के बीच में अलकनंदा क्रूज सेवा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है। और अभी हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है भारतीय प्रधानमंत्री ने। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है ये जोड़ता है लखनऊ को गाजीपुर से। 341 किलोमीटर का ये हाईवे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और पंजाब से संबंधित जो भी इस समय घटनाक्रम आपको देखने को मिलते हैं उस पर आपको नजरें बनाए रखनी है। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जो लेटेस्ट है वो मैं बता देता हूं। उत्तर प्रदेश का शहर है मेरठ है। मेरठ में है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डॉल्फिन रिजर्व बनाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आप बिहार के हैं, भागलपुर रट लीजिएगा, पटना विश्वविद्यालय में जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है रट जाइएगा उसको। ठीक है, तो मेरठ आपको पता होना चाहिए कि हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ पे डॉल्फिन रिजर्व बनाया जा रहा है। साथ ही साथ मेरठ में एक नए खेल विश्वविद्यालय बनाने की भी घोषणा हुई है। एक नया खेल विश्वविद्यालय भी यहाँ पर बनेगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आज की जो कक्षा थी बहुत ही सीमित कक्षा थी, क्योंकि कल से प्रीवियस ईयर के, जो प्रीवियस ईयर नहीं कह सकते, विगत 1 वर्षों के जो आपके घटनाक्रम हैं उनको लेकर आऊँगा। आज एक आप कह सकते हो ट्रायल कक्षा के रूप में आप इसको देख सकते हो। जैसे ही कक्षा समाप्त होती है उसके बाद फेसबुक पेज पे आपका लाइव होगा। जो भी आपके डाउट होंगे वो 10 मिनट में आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। जरूरी है कि आप इस कक्षा का सदुपयोग करें और जो डाउट पूछें इन्हीं से संबंधित पूछें। जितना आपको बताया जाता है उस कक्षा में कहीं भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहीं पर अपनी कक्षा को विराम देते हैं। कल से मतलब सोमवार से निरंतर आपकी ये कक्षा रहेगी। रविवार, कल रविवार है, रविवार को भी प्रयास रहेगा कि आपको ये कक्षा हो। ठीक है, तो रविवार को भी आप मान के चलिए कि होगी। सप्ताह के 7 दिनों आपकी ये कक्षा होगी, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। रात्रि 11 बजे उपस्थित हो जाना है, सब कुछ छोड़कर सबको अलग रख के उपस्थित हो जाना है। आधे घंटे 1 घंटे पढ़ना है, इसके बाद पुनः आप अपनी दैनिक दिनचर्या जो भी है उसका आप पालन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अच्छा लगा हो, रेगुलर चाहते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत आभार।